गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जी हाँ फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे कि गेहूं, चावल, धान इत्यादि का कमीशन के रूप में बिजनेस कर रहे हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक ई वे बिल से रिलेटेड जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार 19 जुलाई 2020 को यानी कि संडे को होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर ई वे बिल से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। लेट सपोज एक सप्लायर है ए, एक बायर है बी और आप बीच में एज अ कमीशन एजेंट, जिसको हम लोग आहड़त भी कहते हैं, अगर आप उसकी सर्विसेज देते हैं तो उसका जीएसटी के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि क्या उस कमीशन इनकम पे जीएसटी जो है वो भरना होगा, क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट्स के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशंस का प्रोविजन दिया गया है। अब यहां पर आपके सामने मैंने ओपन करा है सर्कुलर नंबर 57। ये बात करता है स्कोप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी कि शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो चीजें बताई गई हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स अगर होता है किसी प्रिंसिपल के थ्रू एजेंट को या एजेंट के थ्रू प्रिंसिपल को, तो वो आपका जीएसटी के दायरे में रखा जाता है, जो कि मैंने आपके सामने ओपन करा है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal or by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal। ये जो है एक्टिविटी जीएसटी के अंदर सप्लाई बताई गई। अब देखिए कंफ्यूजन ये है लोगों को कि चूंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, अगर आप अनब्रांडेड राइस, अनब्रांडेड व्हीट की डीलिंग करते हैं और उसका कमीशन आपको मिलता है तो वो व्हीट और राइस तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कमीशन के लिए क्या होगा। तो यहां पे इस सर्कुलर के अंदर 4 सिनेरियोज डिस्कस करे गए, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 एंड सिनेरियो 4। जो हमारा पर्टिकुलर केस है वो सिनेरियो 4 से कवर होता है। ये कहता है मिस्टर ए sells agricultural produce by utilizing the services of Mr. B, यानी कि एक ए है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बिक्री करता है और उस माल को बेचने के लिए वो मिस्टर बी की सर्विसेज लेता है। और मिस्टर बी कौन है? हु इज अ कमीशन एजेंट एज पर द एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। एपीएमसी एक्ट के अंदर वो कमीशन एजेंट के रूप में मिस्टर बी जो है वो काम कर रहा है। मिस्टर बी आइडेंटिफाइज द बायर्स। अब मिस्टर बी का क्या काम है? वो पोटेंशियल बायर जो कि खरीदार हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा एंड सेल करेगा द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। यानी कि आप उसको ऐसे समझिए, मिस्टर ए एक किसान है और उसके जो धान हैं, जो गेहूं और चावल हैं, वो मिस्टर बी जो है, जो कमीशन एजेंट है, वो पोटेंशियल कस्टमर्स को बेचेगा, फॉर विच ही चार्जेस अ कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए एज पर एपीएमसी एक्ट। यानी कि मिस्टर बी जो है वो कमीशन का चार्ज करेगा मिस्टर ए से, क्योंकि वो उसके धान को बिकवाने में मदद करता है। द कमीशन एजेंट इज अ पर्सन who buys or sells the agriculture produce on behalf of his principal। तो ये जो कमीशन एजेंट है वो मिस्टर ए के बिहाफ में माल खरीद रहा है और फिर उसे बेच रहा है ऑन बिहाफ ऑफ किसान और मिस्टर ए। अब यहां पर आगे लिखा गया है और facilitates buying and selling of agriculture produce on behalf of his principal and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction। जितने में माल बिकेगा कुछ परसेंटेज कमीशन या रेम्यूनरेशन जो है वो रखता है मिस्टर बी, जो कि कम्युनिकेशन एजेंट है, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है माल की खरीद और बिक्री के अंदर। इन केसेस where the invoice is issued by Mr. B to the buyer।
अब उन केसेस में जहां पर कमीशन एजेंट वो बिल इशू करता है एक बायर को, द फॉर्मर इज एन एजेंट। अब यहां पर चीज को समझना होगा, जब कमीशन एजेंट डायरेक्टली बायर को इनवॉइसेस करेगा तो मिस्टर बी जो है वो एजेंट के डेफिनेशन में आएगा एज पर शेड्यूल 1। हाउएवर, in cases where the invoice is directly issued by Mr. A to the buyer, the commission agent does not fall under the category of agent covered under schedule 1। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह समझना है कि आप एजेंट कब बनेंगे। आप एजेंट तब बनेंगे जब आप गुड्स का इनवॉइस, यानी कि जो गुड्स आपका नहीं है, आप प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करते हैं और इनवॉइसिंग खुद ना करके डायरेक्टली प्रिंसिपल से करवाते हैं, तो आप एजेंट की डेफिनेशन में नहीं कवर होंगे। शेड्यूल 1 आपको एजेंट नहीं मानेगा। फाइनल पैराग्राफ जो है इसके अंदर जो हमारा सिनेरियो नंबर 4 था, इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन एजेंट्स इन सिनेरियो 4, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में क्या बताया गया, नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट has exempted services by an APMC or a board or services provided by the commission agents for the sale or purchase of agriculture produce। यानी कि नोटिफिकेशन 12 जो है, अगर कोई भी सर्विस दिया जाता है किसी कमीशन एजेंट के द्वारा और वो जो सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं सेल और परचेज कौन से प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, व्हीट, राइस, उन सारी चीजों की, तो वो एग्जेम्प्टेड है। नोटिफिकेशन भी अभी आपको दिखाने वाला हूं। Thus, the services provided by the commission agent for the sale or purchase of agricultural produce is exempted। तो कमीशन एजेंट का जो सेल और परचेज होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर वो exempted है। Such commission agents, even when they qualify as agent under schedule 1, are not liable to be registered according to subclause A of subsection 1 of section 23 if the supply of the agriculture produce and or other goods or services supplied by them are not liable to tax or wholly exempt from the GST। कहने का मतलब है कि अगर वो जो एजेंट है, जो थर्ड पर्सन है, जो कि माल बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर वो एजेंट हो भी जाता है, लेट सपोज उसने अपने नाम से ही इनवॉइस भी बना दिया, फिर भी उसको तब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है जब तक कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर ही बिजनेस कर रहा हो। अगर वो टैक्सेबल में जाएगा तो उसे नंबर लेना पड़ जाएगा। However, in cases where the supply of agriculture produce is not exempted and liable to tax, such commission agent shall be liable for compulsory registration। इसका क्या मतलब हुआ? अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर वो अनब्रांडेड है तो एग्जेम्प्टेड है, अगर वो ब्रांडेड है तो वो टैक्सेबल है। अब यहां पर समझिएगा, अगर वो टैक्सेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उसके लिए जो एजेंट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। वहां पे आपको 20 लाख या 40 लाख की लिमिट जो है वो भी नहीं दी जाएगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, तभी आपको इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए जो नोटिफिकेशन नंबर 12 है उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे तरीके से एग्जेम्पशन को डील करा है, जिसमें हेडिंग नंबर 9986 बात करता है सर्विसेज रिलेटिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, यानी कि सर्विसेज जो हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड हैं। और कौन सी सर्विसेज? सर्विसेज बाय एन एपीएमसी कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इनको यहां पर एग्जेम्पशन दिया गया है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड आर्टिकल का ही डीलिंग हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज जो है काफी लोगों को कंफ्यूज करती है और काफी लोग इसको लेकर के परेशान रहते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो एग्रीकल्चर सामान होते हैं उसका जो कमीशन एजेंट है उसके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता है।
अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।